लेकिन अगर वो बच्ची किसी ऐसे में चली जाती है जो मेरी आइडेंटिटी का पूरी तरीके से दुश्मन है, तो वो मेरी आइडेंटिटी का एक दुश्मन अपनी गर्भ से पैदा करेगी। दिस इज कॉल्ड कल्चरल जेनोसाइड। जो आपने कहा कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तो मेरा वाला दुकानदार ऐसा नहीं है, या मेरा वाला सहपाठी ऐसा नहीं है, या मेरा वाला कलीग ऐसा नहीं है, तो इसके कारण से ये एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं। कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ और रातों रात अपना सब छोड़ करके भागना पड़ा, तो एक घर में आने वाला दूध वाला जो है, अगले दिन उसने पिता के सामने ही उसकी बच्ची के साथ गलत सब कुछ किया और उसके पिता को वो सब दिखाया जी। तो जिस दिन तक, इतने वर्षों तक जिस पर उन्होंने विश्वास किया, अगले दिन उन्होंने इस प्रकार से उनके साथ विश्वासघात किया था। तो ये सभी बातें हमारे लिए लाइफ में लर्निंग तो जरूर है। आज हम इस उत्तर भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में हिंदू राष्ट्र स्थापना के दृष्टिकोण से अलग अलग आयामों में कार्य करने वाले संगठन या इंटेलेक्चुअल्स या अधिवक्ता, ऐसे विभिन्न लोगों के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज का हमारा जो ये चर्चा सत्र है, इसका विषय है लव जिहाद। क्योंकि हम सभी जन पहले से ही धर्म के विषयों में कार्यरत हैं, तो हमें तो लव जिहाद की भीषणता ज्ञात ही है। परंतु ये जो सत्र है, ये इस दृष्टिकोण से रखा है कि इसमें जो मान्यवर हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लव जिहाद के बारे में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो जानकारी हम उनसे प्राप्त कर सकें और कितने हद तक लव जिहाद भीषण हो चुका है, उसकी भयावहता भी हमें ध्यान में आए। हम दिल्ली में ही, देश की राजधानी में बैठे हैं, तो इस राजधानी में ही विविध हत्याकांड जो हुए हैं, जिसका मुख्य कारण लव जिहाद था, जिसमें चाहे साक्षी की हत्या हो या श्रद्धा वालकर के टुकड़े किए जाने हो या यहीं पर पास में तोमर की घटना हो, ऐसे विविध घटनाओं में हमने देखा है कि लव जिहाद की भयावहता जो है वो कितनी अधिक है। तो मैं कृतिका खत्री सनातन संस्था की प्रवक्ता हूँ, यहाँ दिल्ली में धर्म प्रसार की दृष्टिकोण से कार्यरत हूँ। मैं पहले ये जो पैनल जिसके साथ हम ये डिस्कशन करने वाले हैं, मैं सभी का एक बार परिचय करवा दूंगी। मेरे साथ यहाँ इस ओर श्री निधीश गोयल जी हैं। आप जयपुर राजस्थान से हैं, जहाँ से मैं भी हूँ। मैं मूलतः जयपुर से ही हूँ। आप पत्रकार हैं और जम्बू टॉक्स नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिस पर निरंतरता से धर्म और राष्ट्र पर होने वाले आघातों के बारे में चर्चा होती है और अनेक लोग जो हैं वो इस माध्यम से धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी हैं। आप लेखिका हैं, आपने अनुवादन के क्षेत्र में पीएचडी भी की है और इनकी एक पुस्तक है जिसके विषय में काफी चर्चा भी रही, नेहा की लव स्टोरी। इसका आपने लेखन किया है, हिंदी में ये पुस्तक है और अब इनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अंग्रेजी में भी ये पुस्तक लिखने का प्रयास अभी चल रहा है। इस ओर अधिवक्ता मणि मित्तल जी हैं मेरे साथ। आप सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता हैं और आपने लव जिहाद से अनेक युवतियों को बचाया है और इसके लिए न्यायालयीन संघर्ष आप निरंतर कर रही हैं। मेरे इस ओर श्री आनंद जाखोटिया जी हैं। आप हिंदू जन जागृति समिति के राजस्थान और मध्य प्रदेश के समन्वयक हैं। आज की इस चर्चा में, क्योंकि जैसे अभी हमने बात करी कि नेहा की लव स्टोरी, बात सुनकर या ये नाम सुनकर पुस्तक का ऐसे लगता है कि किसी लव स्टोरी के बारे में बात चल रही होगी, लेकिन क्योंकि हम सब इस विषय में कार्यरत हैं तो ये लव स्टोरीज किस तरह की होती हैं और इसमें लव कितना होता है और स्टोरी बना करके लोगों को फंसाना कितना होता है, ये हमें समझ में आता है। तो मेरा पहला प्रश्न जो है डॉक्टर सोनाली जी आप ही से है। मैं जानना चाहूंगी कि ये पुस्तक का लेखन आपने किया, इसमें आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो पुस्तक है ये केवल एक लोगों को फंसाने का कार्य नहीं है, अपितु एक बहुत बड़ी कल्चरल जेनोसाइड का एक हिस्सा है लव जिहाद। तो इसके विषय में आप थोड़ा दर्शकों को, यहाँ पर जो लोग संगठनों के माध्यम से भी कार्यरत हैं, लॉ के फील्ड में भी कार्यरत हैं, तो इन लोगों को आप इसकी जो भयावहता है उसके विषय में बताएं।
पहले तो सभी का आभार, संस्था का आभार कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। दरअसल नेहा की लव स्टोरी जब मैंने लिखा था, तो नेहा की लव स्टोरी उसका टाइटल नहीं था, उसका टाइटल मैं तो कुछ और रखना चाहती थी, लेकिन ये मेरे प्रकाशक ने बोला कि जो टाइटल आप रखना चाहती हैं तो उसे सुनकर कोई खरीदेगा नहीं, तो इसको हम नेहा की लव स्टोरी रखते हैं। नेहा जो उसमें है वो उसकी जो नायिका है। लव जिहाद, चूँकि मैं अनुवाद की विद्यार्थी रही, भाषांतरण की विद्यार्थी रही, अनुवाद तो नहीं बोलूँगी, ट्रांसलेशन स्टडीज़ की विद्यार्थी रही मैं। तो उसके माध्यम से काफ़ी कुछ मैंने सीखा कि शब्दों की क्या शक्ति होती है। एक शब्द की, और चूँकि मैं कहानीकार भी थी, जिस प्रकार की मैं कहानियाँ लिखती थी और जो मेरा 5-6 साल मैं जिनके बीच बैठती थी, कविता कहानी मेरा जैसे कहते हैं मेरा मुख्य क्षेत्र मेरा कविता और कहानी ही थे। तो बार-बार मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो भयानक गड़बड़ है, और कुछ था जो समझ नहीं आता था। तो कविताएँ जब मैं धीरे-धीरे पढ़ती गई, जितनी-जितनी मैं सो कॉल्ड कथित रूप से जो प्रगतिशील कविताएँ थी उनके अंदर डूबती गई, और उसके बाद जब मैंने देखा कि इसका तो कुछ ना कुछ असर ही कुछ और अलग हो रहा है। फिर चूँकि मैं शब्दों को उसमें करती थी, तो शब्द में मुझे पता चला कि कैसे एक शब्द अलग है। निकाह कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन एनी लैंग्वेज, विवाह कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन एनी लैंग्वेज, मंत्रास कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो ये जो धीरे-धीरे जब हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तब मुझे लगा कि कुछ तो हमारे कल्चरल उसमें गलती हो रही है। और चूँकि मुझे अपनी डिग्री भी लेनी थी, तो मैं 4-5 साल कुछ नहीं, 3 साल कुछ नहीं बोली, जो डिग्री के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने इसको जब इस पूरे मैटर को रियलाइज़ करती गई, और उसके बाद निकिता तोमर का एक हत्याकांड हुआ, निकिता तोमर का जिस दिन मर्डर हुआ था, उस दिन फिर मुझे ऐसा लगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कोई एक विशेष शक्ति है जिसको एक ही दुनिया, एक ही रंग में सारे लोग चाहिए। ये जो ज़िद थी कि ईदर माई वे और हाईवे, एक ये वाली ज़िद मुझे परेशान करती थी। तो फिर मैं थोड़ा और मैंने उसको समझा क्या है, और फिर मुझे लगा कि इसके विषय में कुछ लिखना चाहिए ऐसे। और फिर हमारे जो प्रकाशक हैं, गरुण प्रकाशक से अंकुर जी, उन्होंने बोला कि सोनाली जी, निकिता तोमर का मर्डर हुआ है, आप देखिए अगर हम कुछ लिख सकते हैं तो। ऐसे ही हम करते गए। तो मैं चूँकि फील्ड में काम नहीं करती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, और तो साहित्य किस तरीके से, साहित्य और शब्द किस तरीके से हमारी बेटियों को या हमारी बेटियों को कक्षा 8 या कक्षा 9 तक से ही एक थोड़ा-सा अजीब किस्म की एक मानसिकता में धकेलने लगते हैं। एक वो और एक जो सीए के समय में जो हमारे बच्चे आंदोलनों में चले जाते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का उतना कसूर नहीं होता है, जितना कि ये कविताओं का होता है, जो उनको इंस्पायर की जाती है कविताएँ, हर बुत गिरवाए जाएँगे, उनको नहीं पता बुत गिरवाने का मतलब क्या होता है। और हम लोग भी बहुत आराम-आराम से शौक-शौक में गाते हैं, वो छाप तिलक सब छीन लीन मेरे तुझसे नैना मिलाए के। ये जो शब्दों की शक्ति थी, उसने मुझे धीरे-धीरे बहुत इंस्पायर करना स्टार्ट किया कि ये है जो हमारे बच्चों को कर रहा है। तो नेहा की लव स्टोरी में नेहा जो नायिका है, वो नायिका पूरी तरीके से एंकर है, वो एक बहुत बड़े चैनल की एंकर है। तो वो भी यही कहती है कि प्यार मोहब्बत है, ताजमहल जो है वो इट्स अ सिंबल ऑफ लव, उसका जो प्रेमी है वो भी अकरम है। तो वो हर चीज को अकरम की दृष्टि से देखती है। अकरम इज अ वेरी सॉफ्ट कैरेक्टर, he is very much particular about his identity, because the war is about identity, either my identity or their identity. हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हम आइडेंटिटी की कौन सी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। वी आर नॉट अवेयर कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, बट दे आर अवेयर कि उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनको पूरी दुनिया में कौन सी आइडेंटिटी चाहिए। तो एक ये जो चूंकि लड़कियां जो है जब वो चली जाती हैं किसी दूसरे रिलीजन में, उसके बाद तो लड़की चली गई, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।
तो किस तरीके से हमारे और एक बेटी का जाने का मतलब है कि आपकी पूरी हमारे एक ही एक बेटी होती है अभी, जो हमारी जनरेशन है उसमें लगभग सभी के एक ही एक बेटी होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी के 2 या 3 बेटियां होंगी। तो मेरी बेटी जो है अगर वो दूसरे हमारे जैसे मैं ब्राह्मण परिवार की हूँ, मेरी बेटी मेरे संस्कार लेकर दूसरे परिवार में जाएगी तो वो मेरे संस्कार लेकर जा रही है, वो अपनी आइडेंटिटी को मेरे परिवार की आइडेंटिटी को और दूसरे परिवार की आइडेंटिटी को अपने गर्भ में रखकर वो एक हम दोनों की कंबाइंड आइडेंटिटी को जन्म देगी। लेकिन अगर वो बच्ची किसी ऐसे में चली जाती है जो मेरी आइडेंटिटी का पूरी तरीके से दुश्मन है, तो वो मेरी आइडेंटिटी का एक दुश्मन अपनी गर्भ से पैदा करेगी। दिस इज कॉल्ड कल्चरल जेनोसाइड। और उसी को मैंने इस पूरे एक बहुत कॉम्प्लेक्स उसको मैंने इसमें लिखा है। कई कई बार मैं समझा भी नहीं पाती हूँ और कई कई बार मुझे लगता है कि मैं कैसे इस चीज को समझाऊं कि गर्भ कितना इम्पोर्टेंट है। जी सोनाली जी, आपने जो बात बताई कि कल्चरल जेनोसाइड क्यों होता है, तो 2 कल्चर्स मिल रहे हैं, केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते, अपितु एक कल्चर को समाप्त करके दूसरे को बढ़ाने का जो प्रयास होता है, इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक में बहुत ही क्लियरली कल्चरल जेनोसाइड की बात कही है। एक बात कि इसमें मैंने एनक्रोचमेंट, जो कल्चरल एनक्रोचमेंट, कल्चरल इम्पोजमेंट, इन 2 को मैंने लिया है। और चूंकि अब इसका जब इंग्लिश लिख रही हूँ तो और भी थोड़ा सा और इसको कल्चरल एनक्रोचमेंट की हाउ दिस कल्चरल एनक्रोचमेंट इज हम लोग हमारी बच्चों के ऊपर बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर से थोपा जा रहा है, बच्चियों के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर भी। और उसका मेन एग्जाम्पल हम लोग हर बुत गिरवाए जाएंगे के ऊपर हम अपने बच्चों को नारा लगाते हुए देख चुके हैं। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल इम्पोजमेंट एंड कल्चरल एनक्रोचमेंट कि बच्चे आराम से नारे लगाते हैं हम हर बुत गिरवाए जाएंगे। बस मेरा अगला प्रश्न नीतीश जी आपसे है। अभी जैसे सोनाली जी ने बताया कि कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन जब युवाओं से इसके बारे में चर्चा करते हैं या युवा स्त्रियों से इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनसे जब ये बोलो कि अरे सारे अब्दुल एक जैसे हैं, तो वो एक ही वाक्य पर अटक जाती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो आप क्योंकि इन विषयों में कार्यरत हैं, धर्म राष्ट्र संबंधी अनेक चर्चाओं में भी आप रहते हैं और आपकी अलग अलग लोगों से मिलना भी होता है इस विषय में, तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर मानसिकता के पीछे क्या कारण हो सकता है? और विशेष तौर पर क्योंकि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में लव जिहाद की क्या स्थिति है? इसको कई तरीके से देखा जा सकता है कृतिका जी। एक पहले वाला गाना था कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल हमें देखने की जरूरत है। अगर आप सर नीचे करके चलेंगे तो पता नहीं चलेगा, सर उठा के चलेंगे तो देखेंगे आसपास क्या है। इधर सामने एक श्लोक लिख रहा है, यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्याइषु व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। हिंदी में लिख रहा है, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। ये यही लिखा हुआ है। ऊपर श्री राम जी की प्रतिमा लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। श्री राम एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और कभी किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा, माफ नहीं किया उसको। अधर्मी है तो एक बार उससे शांति का संदेश भिजवाया, हनुमान जी के हाथों भिजवाया, अंगद के हाथों भिजवाया, अन्यथा उसका वध स्वयं धनुष बाण लेकर के किया। शिवजी जब हलाहल विष का पान करते हैं तो जगत के कल्याण के लिए करते हैं। हम लव जिहाद रूपी हलाहल विष का पान किसके कल्याण के लिए कर रहे हैं? ये उत्तर तो हमारे आसपास है। इस श्लोक में लिख रहा है, वो राम जी की तस्वीर में है, शिव जी के पास में है, लेकिन हम अपने सिर को नीचे किए हुए शुतुरमुर्ग के तरीके से अगर बैठे रहेंगे तो लव जिहाद का शिकार होते रहेंगे। सामान्य रूप से एक लव शब्द है, एक जिहाद है। आंग्ल भाषा और अरबी भाषा दोनों का इसमें समावेश है, तो इसमें भारतीयता तो कहीं किसी भी तौर पे वैसे भी नहीं हो सकती है। तो हमें जब तक हमने ये नहीं बताया कि राम कौन थे, हमने ये नहीं बताया कि वीर सावरकर कौन थे, हमने ये नहीं बताया कि शंकर
जो डमरू बजाते हैं, हलाहल विष का पान करते हैं, तो समय आने पर वो त्रिनेत्र भी खोलते हैं। हमने ये नहीं बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो एक नाम है, लेकिन उस एक नाम के पीछे कितने सारे नाम और खड़े रहते हैं, और उनके पीछे की प्रेरणा मां जीजाबाई होती है। वो कहानियां अगर हम नहीं बताएंगे तो ऐसे चीजें लगातार हमारे सामने आती रही हैं और आती रहेंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य, हमने ये कहा कि युद्ध में तुम्हें लगना होगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, युद्ध तो हमें नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। भारत में तो हर एक राजा शस्त्र लेकर के ही रहा है, और बिना शस्त्र के वो चीज चल भी नहीं सकती। लेकिन जब से हमने युद्ध की जगह उसको छोड़ करके दूसरा मार्ग अपनाने की कोशिश की, तब तक सामने वाले अपना लक्ष्य लेकर के आ गए। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, जिसके बारे में पिछले पैनल में भी डिस्कशन हो रहा था कि दे वोंट गजवाए हिंद। उन्हें मालूम है कि यहां से हरियाली हवाएं जब पीछे जाती थी, वहां जाती थी पश्चिम की तरफ, तो वो इधर आते हैं, यहीं पर उन्हें सब कुछ दिखता है। क्यों? इस कारण से अभी जब नीरा जी बात कर रही थी, और मैं अपने चैनल पर जब भी बोलता हूं तो शुरुआत यहीं से करता हूं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। आर्यावर्ते, आर्यावर्त का मतलब जहां श्रेष्ठ लोग निवास करते हैं। गणवंतो विश्व मार्यम, हम कहते अवश्य हैं कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए, लेकिन उस श्रेष्ठता के लिए अपने इतिहास से किस तरीके की प्राणवायु प्राप्त करनी पड़ेगी। वो प्राणवायु जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तो स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बना पाएंगे, और स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे तो दूसरे को श्रेष्ठ किस प्रकार से हम बना सकते, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में एकदम क्लियर है। व्हाटएवर, अगर उन्हें मौका मिलेगा तो हवाई जहाज उड़ाएंगे और बिल्डिंग्स भी उड़ाएंगे। उन्हें मौका मिलेगा, वो इंजीनियर्स हैं तो भी अपना काम करेंगे। उन्हें मौका मिलेगा, वो डॉक्टर्स हैं, वो मीडिया में हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल आया फॉर आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो वहां प्रशासनिक सेवा में बैठा हुआ व्यक्ति, इतने टॉप लेवल पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाया जा रहा है, डॉक्टर्स व्हाटएवर इट इज, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया की बात करें, शहरों की बात करें, गांवों की बात करें, किसी भी एक भी एरिया को वो छोड़ नहीं रहे हैं। रही बात कानून की, तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में पर्टिकुलरली लव जिहाद में, आप कानून के विषय विशेषज्ञ यहाँ पर बहुत से बैठे भी हैं, पहले भी वैष्णो जी भी गए, तो लेकिन इस एरिया में कानून बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाया है। अवेयरनेस के कारण से हम इस शब्द को लोगों के बीच में ले जाने में थोड़ा सहायक और थोड़ा आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कानून अपना काम जितना कर रहा है उतना कर रहा है, लेकिन आपको भी उस कानून को हाथ में लेकर के ही नहीं सही तो कम से कम उसको पकड़ करके तो अपना काम करना ही पड़ेगा। शायद हम उस काम को करने में थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, एंड दैट इज वाई आज तक भी उन घटनाओं में पर्टिकुलरली जिस परसेंटेज के वाइज में कमी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। क्योंकि आप जब करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, जब हम दीपावली का त्योहार आ रहा है, गणगौर आ रहा है, तीज आ रहा है, आप देखिए जो लोग सड़कों के किनारे दुकानों के आगे छोटे छोटे स्टूल्स रख करके बैठे हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? कौन लोग बैठे हुए हैं जो हमारी ये माताओं और बहनों की हथेलियों पे वो मेहंदी सजा रहे हैं, मेहंदी रचा रहे हैं? उस रचाने वाले का नाम, वो करवा आप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, और जो उस व्रत का श्रृंगार उस मेहंदी को रचा रहा है, अगले ही दिन वो आकर के आपका ही सुहाग लूट लेता है या आपको ही लूट लेता है, तो हम किस क्षण में, किस पल में जी रहे हैं? या फिर आप किसी सलून में जा रहे हैं? बिकॉज एक गीत आया था, मौला मेरे मौला, और ये गीत इस तरीके का सूफियाना तौर पे बना कि हमने ये बना दिया कि सूफी संगीत बहुत अच्छा है या सूफी लोग बहुत अच्छे हैं। एक बार जरा सूफियाना लोगों पर, या जितने सूफी आए हैं उनके इतिहास पे गौर करके देख लीजिए। उन्होंने अपने आप को कई कैटेगरीज में बना दिया, लेकिन अगर आप सूफियाना की बात करेंगे तो जरा अजमेर में जो मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है, उसका इतिहास क्या था, वहां क्या क्या हुआ था। तो एक एक पॉइंट पर जब तक हम पर्टिकुलरली ब्लंटली वार नहीं करेंगे, तब तक जिस परसेंटेज के हिसाब से वो चीजें नीचे आनी चाहिए थी वो आएंगी नहीं। तब तक गांवों में, शहरों में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, इवन इन द ग्लोबल बैकग्राउंड वो चीजें चलती रहेंगी। आप गन्ने का जूस पीने जाएंगे तो भी आप पेटीएम करके देखते हैं तो उसमें नाम किसका आता है, वहां पर
पहले तो हम लोग ये सोचते थे कि शायद अब यहाँ पर कुछ सातिया या ओम लिखा हुआ होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन अब वो सातिया और ओम भी लगा हुआ होता है। बट इवन दैन जब आप पेटीएम करते हैं आपको मालूम चलता है कि आप किसका जूस पी रहे हैं। तो ये चीजें उधर ही इंडिकेट करती हैं अल्टीमेटली जाकर के कि आप फंस कहां पर रहे हैं, किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। क्योंकि आपको जो आपने कहा कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, तो मेरा वाला दुकानदार ऐसा नहीं है, या मेरा वाला सहपाठी ऐसा नहीं है, या मेरा वाला कलीग ऐसा नहीं है, तो इसके कारण से ये एक भ्रांति उत्पन्न होती है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे इस बात से एक इंसिडेंट याद आ रहा है। कश्मीर में जब जेनोसाइड हुआ और रातों रात अपना सब छोड़ करके भागना पड़ा, तो एक घर में आने वाला दूध वाला जो है, अगले दिन उसने पिता के सामने ही उसकी बच्ची का के साथ गलत सब कुछ किया और उसके पिता को वो सब दिखाया। जी, तो जिस दिन तक, इतने वर्षों तक जिस पर उन्होंने विश्वास किया, अगले दिन उन्होंने इस प्रकार से उनके साथ विश्वासघात किया था। तो ये सभी बातें हमारे लिए लाइफ में लर्निंग तो जरूर है, इससे जी, हमें और सीखना काफी- तो बिल्कुल। बहुत आवश्यक है। तो आज हम अपने बच्चों को ये बातें यदि नहीं बताएंगे तो हम अपनी बच्चियों को लव जिहाद से कैसे बचा पाएंगे, ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है। मेरे साथ अधिवक्ता मणि मित्तल जी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और लव जिहाद के बहुत सारे केसेस अभी तक उन्होंने हैंडल किए हैं, बहुत सारी युवतियों को बचाया है लव जिहाद से। तो उनसे जब भी चर्चा होती है तो वो एक नया किस्सा बताती हैं कि कृतिका जी, आज मेरे सामने ये किस्सा आया, लड़की को इस प्रकार फंसाया गया, अभी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी मणि जी कि ये सभी करते हुए आज की स्थिति तो ये है कि हम उत्तर प्रदेश में इसके विषय में कानून बन गया है, गुजरात में बन गया है, बहुत सारे एक एक करके राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानून बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि मामले देखें तो शायद एक आध मामला कहीं पर दर्ज हुआ है कि जहां पर लव जिहाद के थ्रू कन्वर्जन किया गया। तो एक और कानून तो बन रहे हैं, परंतु क्या उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी है कि आज लव जिहाद के केसेस में कमी नहीं आ पा रही, या हम अपनी बच्चियों को बचा नहीं पा रहे? क्योंकि आप बहुत क्लोजली इनको देखते हैं, इन केसेस को हैंडल करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या केवल कानून बनाने से हो जाएगा या और भी कुछ करने की आवश्यकता है? हमारे यहाँ अभी तक जितने भी कानून बन रहे थे वो सब एक तरफा कानून थे कि किसी तरह का कोई कानून लव जिहाद या धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कोई बन नहीं रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल की और धर्म प्रतिषेध विरोधी अधिनियम लेकर आए, और ये कोर्ट में उन्होंने दोबारा से सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उन्होंने पोक्सो कोर्ट्स जो बनाए, जब से पोक्सो एक्ट आया तो उससे इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उनमें तेजी आई है। उनमें डेट्स भी जल्दी जल्दी लगती हैं और सुनवाई भी होती है। पर कोर्ट कचहरी का सिस्टम कुछ ऐसा है सीआरपीसी का हमारा, कि उसमें गवाहियां होने में, गवाहियों के क्रॉस होने में बहुत बहुत समय लगते हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से चाहे हिंदू कोड बिल लाके हिंदू मैरिज एक्ट बनाया जिससे कंट्रोल किया गया, जहां पर कोई विवाह विच्छेद का नियम नहीं था वहां पर उन्होंने सेक्शन 13 डाला कि विवाह विच्छेद हिंदू विवाह में कैसे हो सकता है। उन्होंने उसमें यह भी डाला कि सप्तपदी से विवाह पूर्ण होगा, उतने संस्कार को माना। तो हमारा विवाह जो होता है वो संस्कार होता है, और मैरिज और निकाह तो कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह का तो मतलब आप लोग को अब तक पता ही चल गया होगा, जो मुझे पता ही नहीं था, पिछले 2-3 वर्ष पहले पता चला, क्योंकि निकाह का मतलब तो संभोग होता है, तो वो निकाहनामा होता है। तो मतलब कितनी एक घृणित और गलत, मतलब ऐसी गलत सी फीलिंग आती है, इतनी विभत्स सी फीलिंग आती है कि क्या हो क्या रहा है, मतलब क्या संस्था है ये, मोहम्मद और समाज इस्लाम को मानने वाले क्या हैं, और हमारी सनातन सभ्यता क्या है। अब कोर्ट कचहरी की जहां तक बात होती है तो मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ आप लोग के सामने कि मॉडस ऑपरेंडी और उन लोग का सर्कल और सारी अप्रोच और जिस तरह से उन्हें धनराशि मिलती है, फंडिंग होती है, वो हम लोगों के सोच से परे है। और गैंग की तरह काम करते हैं ये लोग। एक आदमी काम नहीं करेगा कभी भी, पूरा गैंग रहता है साथ में। आप ही जैसे कहा कि चलो ये वाला ऐसा नहीं है तो दूसरा उसका दोस्त नहीं, उसका दोस्त ऐसा नहीं है, उसके साथ काम करेंगे। मैं अभी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी अपने, और मैं 3 उदाहरण देती हूँ बड़े बड़े कि किस तरह ये केवल भारत को ग्रसित नहीं कर रहा है। लंदन में तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से ये लव जिहाद का कार्यक्रम चला, मतलब वो उनको इस्लामिस्ट बनाना है सारे विश्व को। तो उन्होंने एक तो ये तो छोटा सा हिस्सा है लव जिहाद तो उसका, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बिल गेट्स की बेटी को जो घुड़सवारी सिखाता था, बिल गेट्स की तो संपत्ति अकूत, उसका तो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। वो बिल गेट्स की बेटी ने उससे निकाह कर लिया धर्म परिवर्तन करके। प्रिंसेस डायना क्या थी, उसके पास किसी स्टेटस की, पैसे की कोई कमी थी। प्रिंसेस डायना किसके साथ चली गई, तो तब से चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। और एक और उदाहरण मैं कई बार देती हूँ, कमला नैयर थी, बहुत बड़ी लेखिका, केरल की। नैयर मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने, उनके साथ उनका बेटा कांग्रेस में लीडर था या जो भी था कार्यकर्ता, उसके साथ उसका मित्र 35-40 वर्ष का मुस्लिम मित्र आता था साथ में घर पे। उसने उनको बहकाया फुसलाया, उन्होंने सब लाज शर्म छोड़ के उसके साथ विवाह किया, निकाह किया, कमला दास बन गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मेरे को बाद में पता चला कि ये कितने बड़े स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का षड्यंत्र था जिसमें मुझे फंसाया गया। सब बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया, अंत में वो अकेले कैंसर से जूझते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो ये 3 उदाहरण तो मैंने बड़े बड़े बताए आपको। उससे छोटे उदाहरणों पे आती हूँ मैं। मॉडस ऑपरेंडी में कुछ नहीं है, लड़की की उम्र ज्यादा हो, लड़की बच्चे वाली हो, लड़की विधवा हो, लड़की डिवोर्सी हो, 12-13 वर्ष की बच्ची हो। ये जो छोटी बच्चियों वाला मैं रेफरेंस दे रही हूँ 12-13 वर्ष की, वो दलित वर्ग, मतलब जो एकदम मुसहर जाति या जो ऐसी बस्तियां नोएडा में बस गई हैं गांवों के बीच में, जो बिहार से, जैसे रोजी रोटी नहीं है तो बिहार से बहुत लोग आए हुए हैं, मुसलमान हिंदू सब आए हुए हैं। तो वो आसपास एक छोटा सा हाता जैसा बना देते हैं, अहाते को हाता कहते हैं, और उसमें वो सब मिलजुल के रहते हैं। तो सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो कार्यक्रम वहीं से शुरू हो जाता है। जबरदस्ती किसी भी हिंदू की 12-13 साल की, अब वो माँ बाप तो चले गए नौकरी करने, वो मजदूरी करने चला गया, वो घरों में बर्तन मांजने चली गई, वो पीछे से 12-13 साल की लड़की को, जो पहला केस आया था मेरे पास, जबरदस्ती उठा के उसी मोहल्ले में घर में रखा हुआ था, और उस लड़की को उसके माँ बाप निकाल नहीं पा रहे थे। किस तरह से पुलिस भी उसमें कम सहयोग करती है। पहली बात तो एफआईआर दर्ज होने में इतनी हैसल्स हैं कि पीड़िता का मनोबल टूट जाता है कि मैं एफआईआर कैसे करूं। तो कितनी मुश्किल से उस लड़की को पुलिस के साथ कहलवा के सुनवा के तब उस लड़की को उनके कब्जे से, उसी मोहल्ले में, उसी में रखा उस लड़की को बंद करके, तब उस लड़की को छुड़वाया। कितने उसके लिए पापड़ बेले। एक लड़की पढ़ी लिखी फार्मासिस्ट थी, मैं उसका स्थान और नाम निकलने वाला था मुंह से, मैं नहीं कहना चाहती, और वो यहाँ के रहने लगी और काम करने लगी। इस्लाम को मानने वाला लड़का, उसने नाम बदल के उसको मिला और उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। अरे तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, और वो लड़का देखने में बड़ा हैंडसम, और लड़की एकदम सामान्य सी छोटी सी कद की। भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझसे क्यों तुम, नहीं नहीं मुझे तुम बहुत पसंद हो। फार्मासिस्ट के साथ में सारी जो उसकी दुकान पे दवाइयां आती थी, सारी दवाई, मोटा सा नहीं बता रही हूँ, सारी दवाइयां धन से, तन से, मन से, सबसे ऐसे लूटते हैं ये, और उसकी सारी दवाइयां उसकी दुकान पे आ जाती थी। उससे तू स्कूटी खरीद ले, तो स्कूटी उसके नाम से, किश्त वो भर रही है, चला वो रहा है। उस लड़की की इतनी काउंसलिंग की, कई बार मैं उससे मिली, और हमारे जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने, सबने उसकी बहुत काउंसलिंग करके अल्टीमेटली उस लड़की को वापस लाए, और आज वो, उसका विवाह भी हो गया है और उसका बेटा भी 2 वर्ष का हो गया। तो उस लड़की को, एक को बचाया। और एक और लड़की थी, उसको तो सड़क से खींच के ले जा रहे थे सारा परिवार मिलके, तो बजरंग दल या किनकी दुकान थी, उन्होंने उसको संभाला, सेक्टर 20 थाना में उसकी एफआईआर तहरीर कराई। तो उस लड़की का मुकदमा फिर मैंने देखा और उसको समझाया फिर, और कंटिन्यूअस काउंसलिंग ऐसे करनी पड़ती है। ये बात नहीं है कि हमने एक बार काउंसलिंग कर दी, हमें ये भी डर रहता है कि ये लड़की तो फिर से, मान लो वो लड़का सामने आया और उसने डरा, सबसे बड़ा काम है जान से मारने का, वीडियो वायरल करने का, इतनी बड़ी, और सही में धमकी है ये, लिखा हुआ हर जगह नजर आएगा कि वीडियो वायरल करने की धमकी दी, ये सच है, तुरंत वीडियो बन जाती है। तो इसका मतलब वो भी कॉन्स्पिरेटर हुआ ना, जो साथ में खड़ा होकर वीडियो बनाता है, चाहे नशीली दवाई दे के करा या मर्जी से करा या बिना मर्जी के करा। और उस लड़की का मोह भंग भी तब हुआ, वो मुस्लिम बनने के लिए तैयार थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और कि नहीं मैं तो मुरादाबाद जाके रह लूंगी, और ये सारी बातें थी। जब उसे ये पता चला वो किसी हिंदू लड़की को गुड़गांव में फंसा रहा है, तब उसका मोह भंग हुआ, तब वो उससे छूटी। एक परिवार और समाज में हमारे क्या विकृति और दोष आ गया कि हम, मैं भले ही कैरियर ओरिएंटेड हूँ, मैं कैरियर है एक अपना फॉलो कर रही हूँ, वकालत करती हूँ, तो कैरियर ओरिएंटेड होने के लिए लड़कियों को हमने बचपन में कर दिया, तुम तो प्रिंसेस हो, तुम्हें कोई किसी काम से मतलब नहीं है, कैरियर करो, पढ़ाओ, बीटेक करो, एमटेक करो, जो करना है करो। अब बीटेक एमटेक तो घर बैठे हो नहीं जाएगा,
हमने तो BA MA कर लिया घर में बैठ के, वहीं से पढ़ने जाते थे। तो एक जो बंदिश होती थी समाज में, वो मैं लड़कों के लिए भी समान रूप से कह रही हूँ, लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ। कैरियर के लिए जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो उन पे कोई पारिवारिक दबाव या पारिवारिक बंदिश नहीं रहती है और उच्छृंखल मामला हो जाता है। अभी ऐसे केसेस आए मेरे पास डिवोर्स के या उसके कि 4-4 महीने में लड़कियां घर छोड़ के चली गई हैं। हिंदू परिवारों की बात बता रही हूँ। जो परिवारों में विखंडन हुआ है उसका कारण भी है कि लव जिहाद की शिकार हमारी और बच्चियां नहीं हो रही। अभी जो लेटेस्ट केस आया है मेरे पास, वो लड़की का 6 साल पहले उसके पति की मृत्यु। ये लोग टारगेट, मतलब आपको कैसे समझाऊं मैं कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है, कैसे टारगेट करते हैं ये। और ये जिम में क्यों जाने के शौक चल रहा गए भाई, सब कोई लोग फिटनेस चाहते हैं। अरे भाई, मैं कहती हूँ आज की तारीख में मैं दादी भी बन गई, नानी भी बन गई, अब मैं 0 फिगर लेके कहाँ जाऊंगी? राइट, मैं भी शुरू कर दूं कल से जिम जाना। अब जिम जाने में वो एक्सरसाइज कराएंगे, 10 जगह से आपको टच करेंगे, तो टच करेंगे। तो जिम ट्रेनर ने उसको फंसा लिया। उसकी 13-14 साल की बेटी है और पति की मृत्यु 6 साल पहले हो चुकी थी। तो उसको लड़की को फंसा लिया। अब 1 साल तक उससे गाड़ी बुक कराई, 22 लाख की थार गाड़ी बुक करा के अब वो चला रहा है। उसने वहीं से उठा ली, इससे वर्कशॉप से ही उठा लिया, ऑटो सेंटर से ही उठा लिया गाड़ी को, और वो गाड़ी भी चला रहा है। और उससे लगातार पैसे अकाउंट्स पड़े मेरे सामने कि अब 50 डाल दो, अब 40। तो जहां से जिम ट्रेनर था वहां से जिम ट्रेनर का काम छोड़ के उसका जिम खुलवा दिया। मतलब इस तरह से शोषण शुरू हो जाता है। और वो लड़की मेरे को कहती है मैं तो इनके सामने गिड़गिड़ाती रहती थी हमेशा। और एक ही डर, सबसे बड़ा डर उसका सामने आया जब वो वहां से अलग हुई है, कि उसकी बेटी पे जब आंच आने लगी। क्योंकि वो तो बेटी 15 साल की होने लगी, 14 साल की तो हो ही चुकी है। तो उसको लगा तो जो मेरे साथ कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ करने लगेंगे, किससे निकाह करा देंगे, क्या कर देंगे। तब वो लड़की बाहर आई है। तो लेटेस्ट लगातार, ऐसा नहीं है मैं कि 1-2 केस की बात कर रही हूँ, मतलब एक इस तरह से सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंग्या को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया जाने से, जगह जगह ऐसे क्लस्टर बन गए हैं। नोएडा में जो 2-4 गांवों में ऐसे क्लस्टर बन गए हैं कि वहां पे इतनी आबादी है कि मिनटों में एक लड़की को अपने मामा के घर आई हुई है, उसको उसके घर के सामने 4 लड़के छेड़ते हैं। उसका मामा का लड़का देख लेता है, वो आके प्रतिरोध करता है। मिनटों के अंदर 15 बच्चे तलवार लेके 15 से 18 वर्ष की आयु के वहां पे खड़े थे। और एक अपराधों के लिए इन्होंने ये काम कर लिया है लव जिहाद के लिए कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ट्रेनिंग दी जा, प्रॉपर ट्रेनिंग है। लव जिहाद ऐसे मजाक नहीं चल रहा है कि लव जिहाद है कि भाई लड़की पसंद आ गई है तो हमने उससे कहा विवाह कर लेंगे। तो वो पुरानी मानसिकता ही चल रही है कि जोर से जबरदस्ती से उठा लो, अपहरण कर लो, फुसला लो, बहका लो और फिर उसको शोषण करना शुरू कर दो। तो जब लड़कियां अकेली रहती हैं, जैसे ये जिनका भी मैंने जिक्र किया, बेटी है 15 साल की, ये अपना घर लेके नोएडा में ही अकेली रहती हैं। तो ऑफ कोर्स जब बेटी डे केयर से 6 बजे लौटती है तो 6 बजे से पहले उनको फुर्सत है, घर में अकेली हैं, वो कुछ भी करें। तो वो जो बंदिश है परिवार की, समाज की हमारे, वो खत्म हुई है। उसने इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा दिया। आज की तारीख जी। में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी लड़की को पढ़ाएंगे नहीं कि तुम मत पढ़ो, कैरियर मत बनाओ। उस समय बदल गया। पर कुछ चीजें एडवर्स हो गई हैं हमारे हिंदू समाज के ही इतने विरोध में खड़ी हो गई हैं कि हम इसका शिकार हो। और पढ़ी लिखी लड़कियां भी, बच्चियां भी, सब, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। जो लड़की पसंद आए, जो लड़की आए जिसका शोषण कर सकते हैं उसको फंसा लो। और सबसे बड़ा बस एक ही उनका है कि हिंदू हिंदू कम करो, हिंदुओं की जनसंख्या, अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। और नहीं तो फिर लड़कियां मानने को तैयार नहीं है कि हम सूटकेस में ही नजर आएंगे। जी मणि जी, जैसे आपने बताया तो हर एक एज ग्रुप है, हर एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जहां से मर्जी वो एक टारगेट करके लड़कियों को फंसाना है। तो अगला प्रश्न मेरा आनंद जी से है। आनंद जी, क्या केवल जिहाद के लिए फंसा रहे हैं या केवल पैसे के लिए फंसा रहे हैं या जनसंख्या बढ़ाने के लिए फंसा रहे हैं इस तरह से हिंदू युवतियों को? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से हिंदू युवतियों को लव जिहाद में फंसाने के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? कृतिका जी, आपने बताया वो तो सभी कारण हैं ही, और अभी मेरे साथ जो पैनलिस्ट है उन्होंने भी इसकी गंभीरता और किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में ये हो रहा है ये रखा। तो इसमें और एक महत्वपूर्ण जो बात है कि हमारे यहाँ पे सगोत्र विवाह नहीं होते हैं, एक गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। तो एक ऋषियों ने डाली हुई वैज्ञानिक परंपरा थी कि जिससे हिंदू संस्कार, हिंदू जिन वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन इनके यहाँ पे तो क्या, चचेरा, ममेरा, बहन, भाई, लेना देना कुछ नहीं है। किसी के साथ भी विवाह हो सकता है, निकाह हो सकता है।
लेकिन अब उनको ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार के विवाह होने के कारण बहुत सारी शारीरिक जो विकृतियां हैं वो उनमें बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अपनी जीन बैंक को फिर से मजबूत करने के लिए वो लव जिहाद में इन लड़कियों का जो शिकार कर रहे हैं, इसमें ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और जो बात डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी ने यहाँ पर कही कि ये कल्चरल जिनोसाइड भी है, क्योंकि जब एक हिंदू युवती उनके चंगुल में फंसती है तो वहां से हिंदू वंश का, हिंदू संस्कारों का और जो हमारी धरोहर है उनका ही विनाश होता है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, उमर अब्दुल्ला हो, जाकिर नाइक हो, 3-4 पीढ़ियों पहले तो वो हिंदू ही थे, हिंदू के साथ ही निकाह हुआ था। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के लव जिहाद से जिस भी वंश की उत्पत्ति होती है, कुल मिलाकर वो देश और धर्म को तोड़ने में लगी है। तो हमें इस कल्चरल जो जिनोसाइड है तो इसकी ओर भी इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और मणि मित्तल जी ने 2 बातें बताई। एक तो जिनके पास पैसा है, अच्छे पोस्ट पर है, तो एटीएम की तरह उनका उपयोग हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर झारखंड के क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में, वहां पर ऐसे ध्यान में आया कि वहां की आदिवासी जो बच्चियां हैं उनके साथ उन्होंने वहां पे लव जिहाद का षड्यंत्र किया। क्यों किया? जब उनके साथ विवाह होता है तो उनको भी आदिवासियों की जो मान्यताएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मिल जाती है, और एक तरह से वहां की जमीन जो उनके नियंत्रण में है वो इनके नियंत्रण में आ जाती है। तो लोक संख्या की बात हो, जमीनी स्तर का जिहाद हो, या जिनोसाइड की उनका जो वंश है उस वंश के वृद्धि की बात हो, कुल मिलाकर इन सब का जो ये षड्यंत्र है वो इस लव जिहाद के माध्यम से ध्यान में आता है। रमेश शिंदे जी ने इस पे जो ग्रंथ लिखा है लव जिहाद का, तो इसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो के ये आंकड़े हैं, इसमें जो लड़कियां और जो महिलाएं लापता हुई उनके आंकड़े हैं। तो 19, 20 और 21 3 साल के हर राज्य के आंकड़े हैं कि हर राज्य में कितनी युवतियां और महिलाएं जो है वो मतलब लापता हुई है, एब्सकॉन्डिंग है। तो मैं केवल आपको इसमें 2021 का भारत का टोटल बताता हूं। इसमें लगभग जो लड़कियों की संख्या है 90,113 जो पूरे देश से एब्सकॉन्डिंग है, और इसमें जो महिलाओं की संख्या है 3,75,058। तो इतनी भारी मात्रा में आज युवतियां और महिलाएं जो है देश से लापता हो रही है, उसकी चर्चा भी नहीं। फिल्म आती है, फिल्म में कुछ 36,000 का आंकड़ा बताया जाता है, वो भी आंकड़ा कम नहीं है, लेकिन उसकी जो भीषणता है उससे बहुत ज्यादा है। तो हर राज्य के इसके आंकड़े हैं, और मणि मित्तल जी जो एक एक उदाहरण बता रहे थे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये समस्या कितनी गंभीर है। और एक बात इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लड़ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग संगठन से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, सब अपनी जान पे खेल कर उन सबको बचाने का प्रयास करते हैं, और उसमें यह भी श्योरिटी नहीं है कि वो लड़की फिर से रहेगी ही। लेकिन तो भी आप सब भाई लोग उसमें जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदू वंश की रक्षा का, हिंदू संस्कार की रक्षा का ये कार्य है, और इसको और तेज गति से हम सबको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। जी आनंद जी, आपने बताया कि विभिन्न संगठन भी इस माध्यम से कार्य कर रहे हैं और एक जागृति भी लव जिहाद के विषय में आई है। तो और क्या कार्य हिंदू जन जागृति समिति लव जिहाद रोकने के लिए कर रही है, उसके विषय में भी आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो 2006 में हिंदू जन जागृति समिति के जो समन्वयक अलग अलग राज्यों में प्रवास करते थे, तो उन्होंने जगह जगह पर इस प्रकार की घटनाएं देखी, और उसके बारे में जब विचार शुरू हुआ तब ध्यान में आया कि सब जगह एक ही तरह के ऐसे कुछ तो बात हो रही है, तो निश्चित रूप से यह षड्यंत्र है। अब जब हम समाज में इन बातों को रख रहे थे तब तो हमें जातीयवादी नजरों से देखा जाता था, हम कुछ तो अलग बात कर रहे हैं इस नजरों से देखा जाता था। तो सबसे पहले हमें यह आवश्यकता ध्यान में आई कि षड्यंत्र को डॉक्यूमेंट करना आवश्यक है। तो जो समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, इन्होंने 2010 में लव जिहाद का पहला ग्रंथ का लेखन किया।
अब इसमें जब हमें ध्यान में आया कि काउंसलिंग जब होता था तो बहुत बार काउंसलिंग में जो बातें बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रही है, लड़की को ध्यान में नहीं आ रही है। तो वशीकरण की बात जो हमें ध्यान में आई कि आप वशीकरण का प्रभाव है तो कितना भी काउंसलिंग करो कुछ लाभ नहीं है। तो वशीकरण पे क्या समाधान हो सकते हैं, ये सबसे पहले लव जिहाद के ग्रंथ में समिति प्रकाशित किया गया। तो इसका लाभ ये हुआ कि षड्यंत्र तो सब जन अपने अपने शहरों में देख रहे थे, बोलने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था, उसके बारे में आवाज उठाने का साहस नहीं हो रहा था। इस ग्रंथ के कारण हर जगह पर इसकी जागृति शुरू हुई। अनेक जैन मुनियों ने पूरे जैन समाज के लिए अपने जैन स्थानक में बुलाकर लड़कियों का प्रबोधन किया। और आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हर वर्ष 800 बच्चियां जो है, युवतियां जो है, उनका एडमिशन होता है। तो उन बच्चियों को ये लव जिहाद का जो ग्रंथ है वहां के हिंदू संगठन हर लड़की को देते हैं। और आज तक लगभग 5 लाख प्रतियां जो है इसकी समाज में वितरित करना और इसकी जगह जगह पर जाकर जागृति करना, इसमें हिंदू जन जागृति समिति का ये प्रयास रहा है। तो मुझे लगता है कि लव जिहाद के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनका काम ये किताब जो है ये सरल कर रही है। तो लड़कियों को हम कितना भी समझाएं और एक डॉक्यूमेंटेड चीज पढ़ने को दे, प्रमाणों के साथ दे, तो निश्चित रूप से उसकी गंभीरता जो है वो बढ़ जाती है। और क्या किया जा सकता है इसके सॉल्यूशंस भी इसमें दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से इस वैचारिक रूप में ये जो इसमें आया है तो इसका लाभ हमें करके लेना चाहिए। एक बात बताना और चाहती हूँ मैं आपको, कानपुर में अचानक से केसेस आने लगे बहुत ज़्यादा, तो पुलिस चौकन्नी हुई कि क्या हुआ कि ये अचानक से 8-10 केसेस ऐसे आ गए कि लड़कियां मुसलमान लड़के के साथ भाग गई और पता चला वो कहाँ भागी हैं। तो कोई एक ये जो स्लम एरिया टाइप का होता है वहाँ से, और वहाँ से वो लड़के साइकिल पे टिट फिट कपड़े पहन के घड़ी बांध के निकलते थे और लड़कियां तैयार नहीं, रो रो के कि हमें तो इसी के साथ रहना, मतलब वो स्लम में रहने को तैयार थी, अच्छे भले कोठियों में रहने वाली लड़कियां। तब उन्होंने ध्यान दिया कि इनके सबके कुछ धागे बंधे हुए हैं और वो धागे भी आसानी से नहीं छुड़वाए जा सकते, वो इस तरह के वशीकरण के धागे थे। जब किसी प्रयास से, तांत्रिक के प्रयास से उन धागों को हटाया गया तो वो लड़कियां बिलख बिलख के रोने लगी, उन्हें होश ही नहीं था वो क्या कर रही हैं। मतलब सब तरह से मॉडस ऑपरेंडी, बार बार मैं शब्द बोलती हूँ, मैं उसको उतना ज़्यादा आपके सामने कह नहीं पा रही हूँ कि किन किन तरीकों से, किस किस तरह से लड़कियों को वश में करके हिंदू समाज को खराब करने का प्रयास किया गया है। बहुत ज़्यादा, और लगातार चल रहा है, बढ़ ही रहा है, और पिछले कुछ वर्षों में तो अचानक से बढ़ गया। और जो हमें मदद करते थे उनको अपनी जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि वो लाइमलाइट में आ गए कि हाँ भाई ये इस तरह की लड़कियों को इस इलाके में बचा रहे हैं नोएडा में, तो वो गाजियाबाद शिफ्ट होना पड़ा उन्हें। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों ने आतंक किया हुआ है कि जिसके लिए तो बहुत समग्र रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। हाँ जी मणि जी, आज इस चर्चा के माध्यम से मुझे लगता है बहुत सारे हमारे जो प्रैक्टिकल अनुभव हैं लव जिहाद से जूझते समय और बहुत सारी युवतियों को उससे बचाते समय, तो वो हमें ध्यान में आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहन जो ऑलरेडी इन अलग अलग विषयों में कार्य कर ही रहे हैं, तो आपके माध्यम से और हजारों लाखों लोगों तक ये विषय और भी गंभीरता से पहुँचेंगे। ये हाँ, निधि जी एक छोटी सी बात करना चाहते हैं, समय की थोड़ी सी मर्यादा है, तो संक्षिप्त में आप बता सकते हैं। आप जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी की बात कर रही थी उससे संबंधित ही बस एक छोटी सी बात है कि एक पुराना गीत था जिसकी पंक्तियां इतनी अच्छी हैं कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बढ़िया है। उसकी पंक्तियां थी कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी मैं तेरी। ये लिरिकल में सुनेंगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप उसका वीडियो देखते हैं तो वीडियो में बिल्कुल कुछ अलग बात है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि 4 भाई हैं, एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम भरत और एक का नाम शत्रुघ्न। उनके बेटे, एक का नाम लव, एक का नाम कुश। उनका घर, उसका नाम रामायण, और बेटी जिससे प्रेम कर रही है उसका नाम जाकिर इकबाल हो जाता है। ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी का चीज निकल करके हमारे सामने आती है। इसलिए जब तक हम पर्टिकुलरली, मेरे 2 बच्चे, एक 5 साल का, एक 10 साल का, लेकिन मुझे नहीं पता, 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि पापा ये आदि वो रामायण जो देख रहे थे उसमें राक्षसों से ज्यादा भी है ना, राक्षस तो है ना, रावण तो शिव जी की पूजा तो करता था, मुसलमान तो है ना वो भी नहीं करते, तो ये मुसलमान होते ही क्यों है? जब तक आप कोई भी भाव
अपनी नई पीढ़ी में नहीं डालेंगे तब तक किसी न किसी तरीके से मोडस ऑफ ऑपरेंडी होंगी और उस परिवार की एक बच्ची जाकिर इकबाल के चंगुल में फंस जाएगी। जी निधीश जी, यानी हर एक और केवल हमें अपने तक नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों तक भी वो पास ऑन करना बहुत आवश्यक है। अपने आसपास भी उसके विषय में जागृति करना उतना ही आवश्यक है। आप सभी ने आज इस चर्चा में सम्मिलित हुए, आप सभी, और आपके अनमोल मार्गदर्शन का हमें लाभ हुआ, इसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद।